So good morning students. Today's topic is 8085 microprocessor architecture. तो जो यहाँ पे आपको विजिबल लग रहा है दैट इज़ द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ये देखने में बिट कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि ये कोई भी प्रोसेसर का बेसिक जो पहला इंटेल ने प्रोसेसर बनाया था वो 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर था, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, और उसी का आर्किटेक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं एज ए बेसिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर। फिर इसको एडवांस किया जाता है फर्दर, और आज के ज़माने में अलग अलग तरीके के अलग अलग हाई स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ बताया था, वो उसको अब यहाँ पे हम यूज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। बताया क्या था मैंने आपको? फॉर एग्जांपल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बारे में बताया था कि हम किसी एक इंस्ट्रक्शन को पहले मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको मेमोरी से फैच करता है, फैच करके डिकोड करता है, डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है। तो जो प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी लेता है, वो बेसिकली हम लोग जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो असेंबली लैंग्वेज में देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज से फॉर एग्जांपल ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी ऐसे करके देते हैं, या मूव ए बी, या मूव एम बी आई ए। तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। उस असेंबली लैंग्वेज को एक प्रोग्राम होता है जो कि असेंबलर होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को देख के समझता है, यानी डिकोड करता है, और वो डिकोड जो कन्वर्ट होकर मिलता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि 1 और 0 फॉर्म में होती है, यानी बाइनरी फॉर्म में होती है। यानी आपको मैंने ये भी बताया था कि हर इंस्ट्रक्शंस का अपना अलग अलग एक ऑप कोड बनेगा मशीन लैंग्वेज का। सो उसी को आगे कंटिन्यू करते करते अब हम लोग इसको इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर को अगर आप देखो, देखने में बहुत आसान है। यहाँ पे एक ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस वन, ये पार्ट रजिस्टर्स का पार्ट है। ये पार्ट जो होता है रजिस्टर्स का पार्ट माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में काम आता है। रजिस्टर्स आप जानते हैं हम लोग क्या होते हैं, रजिस्टर्स बनता कैसे है? ये रजिस्टर्स जो हैं वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोल दें या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोल दें, उसको रजिस्टर्स बोलते हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग पे कमांड करनी है तो आपको रजिस्टर्स का नॉलेज और रजिस्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर का ये पार्ट इज़ वाइडली यूज इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब अगर ये बात की बात करें तो ये पार्ट में आप देखो ALU लगा हुआ है। ALU जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो इस पार्ट के थ्रू होते हैं। ये जो पार्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ये पार्ट के थ्रू हम लोग इंटरफेसिंग करते हैं। ये ऊपर का जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट कंट्रोल, ये इंटरप्ट के एक अलग टॉपिक है जिसमें हम कैसे माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट लेता है, इंटरप्ट सिग्नल को क्या अलॉन्ग एक्नॉलेज करता है। ये जो एक दो लाइन दिख रही है आपको सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल की, जिसमें SID और SOD लिखा हुआ है, ये एक डब्बा, लेकिन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम सिम और रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ करके सीरियल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस आर्किटेक्चर में जो भी चीज़ दी हुई है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है। तो बेसिक ये आर्किटेक्चर अगर आप समझ जाएँ, इसकी वर्किंग समझ जाएँ कि हम लोग एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, कहाँ डेटा सेव होता है, कहाँ पे फैच होता है, कहाँ से फैच होता है, कहाँ पे डिकोड होता है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो हम पूरे माइक्रो प्रोसेसर के को स्टडी करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि स्टैक पॉइंटर SP, इस स्टैक पॉइंटर का भी अपने आप एक बड़ा टॉपिक होता है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर में हर एक सब्जेक्ट, हर एक यूनिट टॉपिक का एक अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। तो ये बेसिक है किसी भी चीज़ के लिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, उस माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द पर्पज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, सिंपल एज दैट। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आप जानते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ सेव होती हैं? मैंने आपको बताया था, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सेव होती हैं वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। इन तीन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है। सो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ आपको
कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम भी स्टोर होते हैं, डेटा भी स्टोर होते हैं। प्रोग्राम से फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये सब क्या आपके मोबाइल में, ये ऐप्स हैं, ऐप्स नहीं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है यानी प्रोग्राम है। ये कहाँ पे सेव होता है? ये आपके मोबाइल में सेव होता है। व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर जो डेटा है वो भी कहाँ सेव होते हैं? मेमोरी में सेव होते हैं। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप ओपन करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि उस प्रोग्राम को ओपन करो। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। फैच करने के बाद देखेगा कि मुझे करना क्या है। तो उसमें तो बहुत सारी लोकेशंस है, तो वो लोकेशंस को देखेगा कि मेरे पास कौन सी लैंग्वेज लोकेशन पर जाना है। वो लोकेशन को उसने देखा, समझा, यानी उसने डिकोड किया, फैचिंग की, डिकोड किया। डिकोड करके उसने बोला कि मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, व्हाट्सएप को देखना है, उसके अंदर डेटा को देखना है, या फ़ोटो को देखना है, या वीडियो को देखना है, तो उसके साथ उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। तो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर को ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, पहले माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को फैच करेगा। फैच करने के बाद उसको देखेगा, समझेगा, यानी डिकोड करेगा। डिकोड करके समझ जाएगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, फैचिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। से फॉर एग्जांपल, अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि अगर मैं मोबाइल क्लिक करता हूँ, कोई गैलरी में जाता हूँ, इमेज को देखना चाहता हूँ, तो इमेज तो एकदम से विजिबल होती है। तो वो इमेज जो इतनी विजिबल होती है, क्या वो एक साथ आ जाती है? नहीं। तो उसका आंसर होना चाहिए आपके जहन में, आपको देखने से लगता है कि वो एक साथ आती है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इमेज इज़ नथिंग बट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पिक्सल्स, जो कि बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, उन सबको जोड़ के एक इमेज बनता है। और हर एक पिक्सल यानी हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में यही प्रोसेस होगा, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो हमें लगता है देखने में कि वो एक साथ हो गया, लेकिन वो एक एक करके होता है। से फॉर एग्जांपल, क्योंकि आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, कभी आपने सुना होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उनकी रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है या 3 गीगाहर्ट्ज़ की है, या और भी कोई स्पीड्स है, मेगाहर्ट्ज़ में है, कुछ भी है। से फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं 3 गीगाहर्ट्ज़ समझ लूँ, तो आप जानते हैं कि गीगा स्टैंड फॉर व्हाट, बिलियन। गीगा स्टैंड फॉर बिलियन। और हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज़ का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, यानी एक साइकिल में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, यानी इस तरीके से एक साइकिल हुआ यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक सेकंड में एक साइकिल पर सेकंड। ऐसे सोचो, 3 गीगाहर्ट्ज़ अगर है तो 3 बिलियन साइकिल पर सेकंड, यानी 3 बिलियन बार सिग्नल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होता चला जाएगा। तो वो हमें देखने में लगता है कि एक साथ हो रहा है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत फास्ट है, लेकिन वो एक एक करके हर एक एक इंस्ट्रक्शन को फैच करके, डिकोड करके और एग्जीक्यूट करता है। अंडरस्टूड? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर को समझने से पहले आप देखिए यहाँ पे क्या बना है, WZBCDEHLSPPC, ये सब क्या है? ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं। ए, टैम्प, फ्लैग्स, ये IRD, ये सब क्या है? रजिस्टर्स हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर को समझने से पहले आपको रजिस्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो रजिस्टर्स होते क्या हैं? रजिस्टर्स आर बेसिकली फॉर्म बाय सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या है, एक सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। रजिस्टर होते क्या हैं? ये मेमोरी के अंदर प्लेस होते हैं। और रजिस्टर में क्या स्टोर होते हैं? इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती हैं? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होते हैं, बहुत सारे नंबर भी सेव होते हैं, और रजिस्टर्स भी उसके अंदर है। रजिस्टर्स भी हैं प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर में मेमोरीज भी हैं, रजिस्टर्स भी हैं। मेमोरीज के अंदर डेटा वेटा सेव होते हैं, सब कुछ सेव होता है, रजिस्टर्स के अंदर भी है। तो ये इसको ऐसा समझो कि ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स अलग अलग बना दिए गए हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर कहीं ट्रैवल करना होता है, तो आपका एक बैग है, तो आप अपनी लगेज बैग में सारा सामान रखते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जिसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, वो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो वो सामान।
तो ऐसे ही समझो कि माइक्रो प्रोसेसर या पूरे कंप्यूटर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। उन इंफॉर्मेशन में से यानी उन डेटा में से जिस डेटा को आप रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप अलग कर दीजिए रजिस्टर्स के फॉर्म में। क्लियर? सो अब इतना अंडरस्टूड है। सो हमें पता है कि रजिस्टर्स हैं जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होते हैं, और रजिस्टर्स बनते किससे हैं? फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। तो अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर है तो माइक्रो प्रोसेसर में अपने एक रजिस्टर होगा, और वो रजिस्टर कितने बिट का होगा? 8 बिट का रजिस्टर होगा। कितने बिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर इसको आप तोड़ो हेक्साडेसिमल में तो इस 1010 क्या बनेगा? 8421 से 8421 यानी 10 10 को हम क्या लिखते हैं? ए। 1111 11 कितना होता है? 15 15 को क्या लिखते हैं? एफ। यानी ए एफ एच। यानी ये हेक्साडेसिमल में हम लोग लिखते हैं। आप जानते हो कि माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी जो चीज़ लिखी जाती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखी जाती है। तो इस तरीके से डेटा स्टोर्ड होते हैं रजिस्टर में। हमें रजिस्टर्स के बारे में स्टडी नहीं करना है, वो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि रजिस्टर्स को यूज़ कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रामर को जैसे इंस्ट्रक्शन जो हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना हो तो मैं लिखता हूँ 2 + 4 दैट गिव्स इक्वल टू 6। तो 2 + 4 को मैं कहाँ रखूँगा? एज ए प्रोग्रामर मैं 2 + 4 को रजिस्टर में असाइन करूँगा। यानी एक रजिस्टर कोई हुआ ए, एक रजिस्टर कोई मान लो बी, तो ए में 2 दूंगा, बी में 4 ऐड करूँगा, और जो 6 जाएगा वो भी किसी एक रजिस्टर में जाएगा। सपोज ए में वापस इसकी डेटा स्टोर हो जाएगी या किसी और रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जो कि फ्लिप फ्लॉप से बन के यूज़ होते हैं। तो अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ऐसी चीज़ आपने की है लैंग्वेजेस में, सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ दो नंबर को ऐड करो, तो आप कैसे करते थे? आप एक वेरिएबल असाइन करते थे। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिख के बताता हूँ। किससे? अगर इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 वेरिएबल हैं, 3 इनपुट दिए। मैं आप बोलता हूँ ए की वैल्यू आप असाइन कर दो 2, बी की वैल्यू आप असाइन कर दो 3, सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी। तो हमने क्या किया? ए एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू साइन कर दी 2, बी एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू साइन कर दी 3, और सी एक वेरिएबल है जिसमें आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का। तो ये हम लोग जानते हैं, जो हम लोग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वेरिएबल्स के थ्रू। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज की है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की जगह यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर्स को। रजिस्टर भी वही काम कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे ए को 2 दिया, बी को 3 दिया, वैसे यहाँ पे ए रजिस्टर में 2 लिया, बी रजिस्टर में 4 लिया, और जो वैल्यू आया, रिजल्ट आया, यहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी था। यहाँ पे इस 6 को हम ए में भी रख सकते हैं, बी में भी रख सकते हैं, या किसी और रजिस्टर में रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है रजिस्टर और वेरिएबल्स में। दोनों एक हैं, बट डिफरेंस क्या होगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में ये एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है। ये एक सॉफ्टवेयर हम लोग असाइन करते हैं, और रजिस्टर्स क्या है? एक हार्डवेयर है। तो जब ये सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर में तो हम कितने चाहे उतने वेरिएबल असाइन कर दें, अनलिमिटेड वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्स तो हमारे पास, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हैं, तो वो तो लिमिटेड ही होंगे। हार्डवेयर है तो उसको अनलिमिटेड थोड़ी कर सकते हैं, वो लिमिटेड ही होंगे। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड वेरिएबल्स। काम एक ही है कि हमें वैल्यूज़ को असाइन करना होता है, या वैल्यूज़ को रखने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज में रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टूड? सो अंडरस्टूड। रजिस्टर को देख के वैल्यू नाम आ गया तो उसको डरना नहीं है। रजिस्टर इज जस्ट सिमिलर टू वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि आप 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें हमारे 7 रजिस्टर्स हम लोग को अवेलेबल होते हैं एज ए प्रोग्रामर। जिस रजिस्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितने बिट के रजिस्टर्स होते हैं? वो 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, और इन रजिस्टर का एक नाम है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली क्या है? ये प्रोग्रामर को अवेलेबल है। मतलब जैसे कि मैं, आप, हम लोग कोई अगर माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई डेटा को स्टोर करते हैं या वेरिएबल असाइन करते हैं रजिस्टर्स में,
तो वो हमें कौन से रजिस्टर्स दिए गए हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो कितने हैं, 7 रजिस्टर हैं। कौन कौन से, बी, सी, डी, ई, एच, एल और ए। ये 7 हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि हम लोगों को दिए गए हैं। हम लोग इसमें वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अपार्ट फ्रॉम दिस 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, बी, सी, डी, ई, एच, एल, ये 6 हुए और एक ए है। ये टोटल मिला के 7 जनरल पर्पस रजिस्टर हुए जो कि प्रोग्रामर को दिए गए हैं। और इन सब में कितने डेटा सेव हो सकते हैं, 8 बिट का डेटा, इसलिए सबके साथ 8 बिट लिखा हुआ है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल पर्पस रजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर में कुछ और भी स्पेशल रजिस्टर्स हैं। वो स्पेशल रजिस्टर्स का क्या नाम है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर जैसे कि स्टैक पॉइंटर, पीसी, फ्लैग, ये WZ, ये सब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि हम लोगों को एज ए प्रोग्रामर हम लोगों को ओपन नहीं दिए गए हैं एक्सेस करने के लिए। यानी इन रजिस्टर्स में हम लोग डेटा अपने आप से स्ट्रक्चर फीड नहीं कर सकते हैं, या कोई वेरिएबल इन रजिस्टर्स में हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ दिए गए हैं प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर इसको इंटरनली यूज़ करता है फॉर द fetching, execution, decoding and execution of the instructions। ओके, तो इन्हीं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में से जो हम लोग प्रोग्रामर को नहीं दिए गए हैं, एक रजिस्टर है यहाँ पे जिसका नाम है पीसी। पीसी का नाम है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर से ही हम लोग इस आर्किटेक्चर को ओपन करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको देखने में लग रहा है, तो कोई तो एक पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को लेना होगा, जहाँ से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। टॉप टू बॉटम जाएं, लेफ़्ट टू राइट जाएं, कहाँ से जाएं। हर एक प्रोसेसर का कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हर एक प्रोसेसर को पढ़ने का या ओपन करने का या समझने का एक तरीका है। 8085 को जो पढ़ने का तरीका है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, प्रोग्राम काउंटर से। अब यहाँ से आपका आर्किटेक्चर की स्टडी शुरू करते हैं हम लोग। इस आर्किटेक्चर को जो 8085 का है, इसको जो अगर स्टडी करेंगे वो हम यहाँ प्रोग्राम काउंटर से स्टडी करेंगे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम काउंटर को से आपको अभी से स्टार्ट बताना शुरू करूँ तो ये बिट कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। तो आप सोचोगे कहाँ से सिग्नल आया, कहाँ डेटा गया, कहाँ गया। तो इसी प्रोग्राम काउंटर का एक स्मॉल वर्जन मैंने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसको एग्ज़ाम में बनाना नहीं है, बनाना इसी को है, एक माइक समझाने के लिए कि कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये छोटा समझ में आ जाएगा तो ये प्रोसेस तो आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर से ही हमें इस आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग करनी है। तो इसी एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उसमें एक प्रोग्राम काउंटर बनाया, उसमें ये मेमोरी के लिखा, ये एड्रेस बसेस हैं, एड्रेस बस हुआ, ये डेटा बस हुआ, ये कंट्रोल बस हुआ। आप जानते हैं मेमोरीज़ में क्या होती हैं, मेमोरीज़ में अलग अलग लोकेशंस होती हैं, ये डिफाइंड है। जैसे कि हर जगह हर एक आदमी का अपने यूनिक आधार आईडी होता है, या समझे एक रूम है, एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जो हर स्टूडेंट को अपने अपने बैठने की एक अलग अलग बेंच है, यानी अलग अलग लोकेशंस हैं। हर एक लोकेलिटी में, हर एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट में सबको अलग अलग रूम नंबर्स अलॉटेड हैं। तो सिमिलरली मेमोरीज में भी सबको एक अपने अलग अलग लोकेशंस रहता है। और मेमोरी में क्या सेव होते हैं, मेमोरी में प्रोग्राम भी सेव होते हैं, मेमोरी में डेटा भी सेव होते हैं। और हर एक प्रोग्राम और डेटा का अपना अपना एक लोकेशन है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। और यही कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट द सब्जेक्ट में याद रखना है। सो ये क्लियर है कि एक माइक्रो प्रोसेसर ये मेमोरी में है, मेमोरी में ये प्रोग्राम स्टोर्ड है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेव हैं। अब हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। से फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, आप अपने मोबाइल पे क्लिक करते हैं। तो जब मैंने क्लिक किया मोबाइल पे तो मेरा वो आइकन ओपन हुआ। आइकन ओपन होने का मतलब यानी व्हाट्सएप ओपन हुआ, या इंस्टाग्राम ओपन हुआ, या फेसबुक ओपन हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने प्रोसेसर को बोला कि 2000 सीरीज़ से लेके
जो प्रोग्राम स्टार्ट है उसको ऑन कर दो। तो यानी जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो प्रोग्राम का पहला एड्रेस, स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो लोकेशन है वो किधर स्टोर हो जाएगा, वो इस पीसी में स्टोर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 2000 मिल जाएगा, ये वाला। अंडरस्टूड। सो हमेशा याद रखें, अब जब कभी भी आप अपने मोबाइल को एक्सेस करें तो एज एन इंजीनियर सोचिए कि जब आप एक प्रोग्राम को क्लिक करते हैं या व्हाट्सएप को क्लिक करते हैं तो आप उसको क्लिक नहीं करते, ओपन नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप प्रोसेसर को बोलते हैं कि मेमोरी से उस लोकेशन पे जो व्हाट्सएप है, क्योंकि आपके मोबाइल में तो बहुत सारे ऐप हैं, उस ऐप में से कोई एक लोकेशन पे व्हाट्सएप होगा, तो आप प्रोसेसर को बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोकेशंस में से किसी एक यूनिक लोकेशन से व्हाट्सएप को ओपन करो। तो वो जो एड्रेस होगा, पहला स्टार्टिंग एड्रेस, वो इस प्रोग्राम काउंटर जो कि एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है वहाँ पे स्टोर होगा। अंडरस्टूड। सो अब आप बताएं, जो प्रोग्राम काउंटर में जो ये 2000 आया, सोचिए वो क्या होगा, वो एड्रेस है या इंस्ट्रक्शन है? ये वो एड्रेस है। इंस्ट्रक्शन तो उस एड्रेस के लोकेशन पे सेव है, इस 2000 के सामने यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन सेव है। तो प्रोग्राम काउंटर पे, यानी से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अपने मोबाइल में ऐप ओपन करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन फैच नहीं करते, हम उसका एड्रेस नोट करते हैं। वो एड्रेस पे पहुंचता है मेमोरी के, और वो मेमोरी के एड्रेस पे पहुंचने के बाद इंस्ट्रक्शन को अब लेगा, फैच करेगा। तो ये जो 2000 वाला इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से वो, ये जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है 2000, वो किधर जाएगा, मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी में किसके थ्रू जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था सिस्टम बसेस के बारे में। सिस्टम बस 3 टाइप की होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो यहाँ पे जो ये 2000 का प्रोग्राम काउंटर पे जो एड्रेस है वो ऑब्वियस है कौन सी बस से जाएगा, नाम से पता चल रहा है एड्रेस बस से जाएगा। तो एड्रेस बस के थ्रू ये डेटा यहाँ से जाएगा और इस लोकेशन पे पहुँचेगा मेमोरी के। सो प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस बस के थ्रू कौन सा एड्रेस भेजा, 2000 एड्रेस भेजा। 2000 एड्रेस भेजने का मतलब आप जानते हैं कि मेमोरी में बहुत सारे एड्रेस हैं, लेकिन हर एड्रेस यूनिक होता है, अलग होता है। तो ये बहुत सारे एड्रेस में से किसी उसी पे पहुंचेगा जो एड्रेस बस से है, जो प्रोग्राम काउंटर पे सेव होगा। तो वो 2000 पे पहुंचा तो उसने देखा यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा अपने पास। लेकर आने का मतलब क्या करेगा, उसको फैच करना शुरू करेगा। तो जब उसको फैच करेगा तो ये अब सिग्नल देगा किसको, कंट्रोल बस को। कंट्रोल बस को बोलेगा कि उस सिग्नल को रीड करो आप। तो जब सिग्नल को रीड करेगा, सो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा को फैच करना, लेना है। तो लेने के लिए क्या करेगा, रीड करता है, मतलब उसको देखेगा तभी तो लेकर आएगा। तो जैसे ही प्रोग्राम काउंटर ने अपना 2000 वाला एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में भेजा, उसने एक यूनिक एड्रेस को निकाला, बहुत सारे एड्रेस में से 2000 लोकेशन पे पहुंचा। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने देखा कि वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है 1, उसने कंट्रोल बस को सिग्नल भेजा और कहा कि इसको लेकर आओ। तो वो सिग्नल को क्या करेगा, रीड करेगा। कंट्रोल सिग्नल भी दो टाइप के होते हैं, बेसिक रीड एंड राइट, और भी होते हैं लेकिन बेसिक रीड एंड राइट होता है। तो रीड कब होता है, जब हमें इंस्ट्रक्शन को फैच करना होता है, लेना होता है, तो हम लोग रीड करते हैं। जब हमें इंस्ट्रक्शन को देना होता है, माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि इंस्ट्रक्शन जाए उसके अंदर, सेव हो एडिशनल इंस्ट्रक्शन, तो वो राइट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को लाना है। तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। सो सो सिंपल है, जैसे ही ये 2000 पे पहुँचा, 2000 पे ये इंस्ट्रक्शन को लाने के लिए उसने कंट्रोल बस को सिग्नल दिया रीड। वो रीड सिग्नल जो पहुंचा, उस रीड सिग्नल से अब ये इंस्ट्रक्शन उठना शुरू होगा। ये इंस्ट्रक्शन आएगा किधर, माइक्रो प्रोसेसर के पास, कौन सी बस के थ्रू, ये इंस्ट्रक्शन आएगा कौन सी बस के थ्रू, डेटा बस के थ्रू इसमें आएगा। क्लियर। क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगी, वो मशीन लेवल मशीन असेंबली, वो मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में होगी। वो मेमोरी के अंदर ऑलरेडी 1 जीरोस की फॉर्म में होगी। तो 1 जीरो फोर की फॉर्म के लिए कौन सा बस हम लोग का साइन है, डेटा बस है साइन है, यहाँ से डेटा आएगा। क्लियर। सो अभी तक हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन को लेकर आया अपने अंदर। अब जब इंस्ट्रक्शन लेकर आया अपने अंदर थ्रू डेटा बस, तो अब ये इंस्ट्रक्शन कहीं तो स्टोर्ड होगा, माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे ही तो हवा में नहीं रहेगा। तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रजिस्टर्स में भी आपको मैंने 2 रजिस्टर बताए,
एक जनरल पर्पस रजिस्टर बताया, कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर बताया। तो हम यहाँ पे कौन सा रजिस्टर यूज़ करेंगे? स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज़ करेंगे, जिसका नाम होगा IR। अब IR का मतलब क्या है? I स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन, R स्टैंड फॉर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग इंस्ट्रक्शन ही को तो फैच कर रहे हैं। देखो इंस्ट्रक्शन भी डेटा से बस से थ्रू आएगा, और डेटा भी डेटा बस के ही थ्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन ला रहे हैं, इंस्ट्रक्शन ही तो फैच कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन जो फैच कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही स्टोर्ड होगा आके। तो जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर्ड हुआ तो हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल का, फैचिंग। अब फैचिंग के बाद जब उसके पास जो नंबर आया माइक्रो प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन में, तो वो तो 10 की फॉर्म में है, तो उस नंबर को वो समझेगा। वो समझेगा तो उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो डिकोड करके हर एक का अपना एक यूनिक ऑपकोड होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑपकोड क्या होता है, कि जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करता है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन का अपने एक यूनिक ऑपकोड बन जाता है। तो similarly, after fetching the instruction from the memory through data bus, ये इंस्ट्रक्शन किधर सेव होती है? IR में। तो यहाँ पे फैचिंग कंप्लीट हो जाती है। फैचिंग के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? रीड करता है, समझता है, डिकोड करता है। तो वो डिकोड करके किधर जाता है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हुआ आपका दूसरा पार्ट डिकोडिंग। अंडरस्टूड? एक बार वो IR तक हुआ फैचिंग, ID तक हुआ डिकोडिंग। तो डिकोड करने के बाद क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कि जो भी उसका काम होगा वो कौन करेगा? ALU करेगा, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। उसको ऐड करना है तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेगा, या कुछ भी करना है, कंपेयर करना है तो कंपेयर करेगा। तो ऐसा करके आपने देखा प्रोग्राम काउंटर से वैल्यूज़, एक प्रोग्राम काउंटर ने एक एड्रेस बस को भेजा मेमोरी में, उस लोकेशन पे पहुंचा, उस लोकेशन से उसने एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया, कंट्रोल सिग्नल को बोला कि इंस्ट्रक्शन को रीड करो। रीड करने के बाद उसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया थ्रू डेटा बस, और इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर ने अपने स्पेशल पर्पस रजिस्टर IR के अंदर सेव किया। IR के बाद उसने माइक्रो प्रोसेसर ने उसको डिकोड किया कि जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास है उसको करना क्या, उसका ऑपकोड डिकोड किया। ऑपकोड डिकोड करने के बाद, समझने के बाद उसने उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके ALU के पास भेज दिया। ALU ने उसको अपना ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो किया। इस प्रोसेस में जो उसने ये जो पूरा प्रोसेस हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या हुआ? पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया? नहीं, एक इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हुई। अब यही पार्ट को आप बार बार करते जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार। तो ऐसे बार बार स्टेप बाय स्टेप जब यही चीज़ फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन करते जाएंगे, तो आपका पूरा प्रोग्राम प्रोसेस हो जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसलिए सिंपल वे में फर्स्ट हैंड में यही समझना है कि एक प्रोग्राम काउंटर कैसे, जो भी स्टार्टिंग में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसका जो पहला एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में ही स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर उसको एड्रेस बस से भेजता है मेमोरी में। मेमोरी से जब उसको एड्रेस बस पे डिफरेंट सेट ऑफ लोकेशंस हैं, उसमें एक यूनिक लोकेशन पे पहुंचेगा, जिस लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा। उसके पास वो कोई इंस्ट्रक्शन होगी, वो इंस्ट्रक्शन को पहले वो रीड करेगा। रीड करेगा किसके थ्रू? कंट्रोल बस के थ्रू। अगर लाना है तो लाने के लिए उसको फैच करेगा। फैच करने के थ्रू किससे थ्रू लाएगा? डेटा बस के थ्रू लाएगा। डेटा बस के थ्रू आके वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड होगा। वो रजिस्टर का नाम होगा IR रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो जब आएगा तो उसको वो डिकोड करेगा, समझेगा, समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? सो अब हमने एक साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। ऐसे करके पूरे प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है अलग अलग। तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो अब सीरियली दूसरा इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, फिर तीसरा आना चाहिए, फिर चौथा, फिर पांचवा। स्टेप बाय स्टेप करके हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अब एक बात बताएं आप, कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा, यानी प्रोग्राम काउंटर में हमारा इनिशियली जो पहला एड्रेस आया था 2000, उसने वो एड्रेस बस के थ्रू उसको मेमोरी के पास गया। वहाँ से उसने इंस्ट्रक्शन साइकिल को फैच किया, तो कंट्रोल बस को बोला। उसके उस वक्त जब ये फैचिंग और डिकोडिंग हो रहा होगा, जब ये इंस्ट्रक्शन डेटा बस से IR के अंदर आया और डिकोड कर रहा होगा, उस टाइम तो ये खाली था। तो क्या इस टाइम ये खाली था, तो उससे फ़ायदा क्या? तो ये इसको क्या किया जाता है कि ये प्रोग्राम काउंटर साइड बाय साइड अपने आप को एक ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेता है, एक बढ़ा लेता है।
यानी बढ़ा लेता है। जैसे क्या, जैसे 2000, तो ये जब ये फैचिंग और डिकोडिंग हो रहा होगा इसका, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस आ चुका होगा, 2001 आ चुका होगा। क्या इंस्ट्रक्शन आ गई होगी? नहीं, उस अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली इसमें अंदर स्टोर हो गया होगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि जब हम 2000 को एग्जीक्यूट कर 2000 वाली इंस्ट्रक्शन को फैच कर चुके हैं और उसको डिकोड कर रहे होंगे, तो तब तक तो ये खाली था, तो उसमें तो वेस्ट करना नहीं है उसको। तो उसको साइड बाय साइड क्या करते हैं, उस अगले ही इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, यानी इंक्रीमेंट कर लेता है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम काउंटर, कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। Program counter contains the address of next instruction, always contains the address of next instruction। इसको जहन में बिठा लीजिए आप अपने, कि प्रोग्राम काउंटर कभी भी खाली नहीं होता है। वो जब एक एड्रेस उसके पास रहेगा, वो प्रीवियस एड्रेस जब वो फैचिंग और एग्जीक्यूट हो रहा होगा, डिकोड हो रहा होगा, फैचिंग और डिकोडिंग के समय उसके अंदर एक और नया एड्रेस आ चुका होगा जो कि अगले इंस्ट्रक्शन का होगा। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन हो जाए, फैच डिकोड हो रही होगी, तो तीसरे का एड्रेस उसके पास होगा। अंडरस्टूड? जब तीसरा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो चौथे का एग्जीक्यूट और फैचिंग कर रहा होगा, तो चौथे का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास अवेलेबल होगा। अंडरस्टूड? तो अब आप इसमें देखें, ये 2000 है, 2001 है, 2002 है, 2004 है, ये सब क्या है? ये सब हेक्साडेसिमल में है ना। हेक्साडेसिमल में यानी कितने डिजिट का है ये? 16 बिट का है। तो 16 बिट का है, तो 16 बिट का एड्रेस किधर से आता है? एड्रेस बस के थ्रू आता है, यानी एड्रेस बस की वैल्यू भी कितनी होगी? 16 बिट्स को ये अपने साथ ट्रेवल कर सकता है। तो 16 बिट का एड्रेस बस हुए, और 16 बिट का एड्रेस बस स्टोर कहाँ होंगे? प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर भी कितने बिट का होगा? 16 बिट का। इसलिए यहाँ पे हम आप देखो, माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर में प्रोग्राम काउंटर के साथ मैंने 16 लिखा है, यानी प्रोग्राम काउंटर जो होगा वो एड्रेस को ही लेकर आता है मेमोरी से, और वो एड्रेस की वैल्यू कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। क्लियर? अब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोसेसर में आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं सेकंड इंस्ट्रक्चर कैसे प्रोसेस होगा। तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रोग्राम काउंटर से। तो ये फिंगर का आइकन जो है, इसको देखते रहिए केयरफुली। तो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। वो एड्रेस कितने बिट का होगा? 16 बिट का होगा, जैसे यहाँ पे था 2000, 2001, 2002, 2004। तो ये 16 बिट का एड्रेस है, तो ये 16 बिट का एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। वो प्रोग्राम काउंटर से स्टोर होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्राम काउंटर से कहाँ भेजा था? मेमोरी में। किसके थ्रू? एड्रेस बस के थ्रू। तो ये अब इस एरो को देखिए, ये प्रोग्राम काउंटर से 16 बिट का इंस्ट्रक्शन जो है, जो एड्रेस है, वो इस एड्रेस बस के थ्रू निकलेगा। ये एड्रेस बस दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, यानी 16 बिट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक को स्प्लिट करके लिखा A15 टू A8, और एक को स्प्लिट करके लिखा AD0 टू AD7। डी को अभी इग्नोर कीजिए, वो डेटा के लिए है, लेकिन एड्रेस के लिए पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कि डी का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। ओके, तो यानी ये समझिए 16 लाइन्स थी, 16 लाइन्स में से 8 लाइन इधर आ गई और 8 लाइन्स इधर आ गई, यानी 8 डेटा इधर चले गए, 8 डेटा इधर चले गए। इनिशियल के डेटा 0 से 7 तक जो थे वो इधर आ गए, और 8 से 15 का डेटा है उसको इधर बोल दिया। क्लियर? तो प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को एड्रेस भेजा। अब मेमोरी को जब एड्रेस भेजा, तो मेमोरी अब क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी से डेटा इंस्ट्रक्शन को फैच करना शुरू करेगा। फैच करने के लिए क्या करेगा? लेना शुरू करेगा। लेने के लिए क्या करेगा? रीड ऑपरेशन देगा। तो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा रीड के थ्रू, और रीड के थ्रू उसको रीड करेगा, और रीड करके क्या करेगा? उसको लेकर आएगा। लेकर आएगा कैसे? कौन सी बस के थ्रू? डेटा बस के थ्रू। तो ये आएगा किसके, कितने बिट का बस है? वो 8 बिट्स का। इंस्ट्रक्शन जो आ रही है वो कितने बिट का आ रहा है? वो 8 बिट का आ रहा है। तो देखो 8 बिट का जब वो बस इंस्ट्रक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो 8 बिट का कौन सा होगा? 0 से 7 होगा या 8 से 15 होगा? ऑब्वियसली 0 से 7 वाला जो नंबर जो इनिशियली होगा वो 8 बिट का होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से आया वो इस एड्रेस बस में आएगा। तो इस एड्रेस बस से इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, डेटा भी आ सकता है, दोनों ही आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स बस। तो वो आके किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? 8 बिट इंटरनल बस डेटा।
यानी 8 बिट का डेटा बस यहाँ पे यूज़ होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर जानता है कि वो अभी इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है, डेटा फैच नहीं कर रहा है। अगर वो डेटा फैच कर रहा होता तो वो इन रजिस्टर्स में चला जाता, 8 बिट के रजिस्टर्स में। लेकिन अभी हम पता है कि माइक्रो प्रोसेसर 2000 के सामने जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच कर रहा है। तो उसको फैच करने के लिए वो क्या करेगा, 8 बिट के रजिस्टर्स में ले जाएगा। वो किधर जाएगा, आईआर के अंदर जाएगा। जो यहाँ छोटे डायग्राम में देखा था वो यहीं देखेंगे। यानी वो एड्रेस वाला जो 2000 वाला इंस्ट्रक्शन था वो किधर गया, आईआर में गया। तो अभी तक क्या हुआ, ये पहला इंस्ट्रक्शन, ये पहला स्टेप हो गया फैचिंग का। प्रोग्राम काउंटर से 16 बिट का एड्रेस मेमोरी में गया इस एड्रेस बस के थ्रू। ये एड्रेस बस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, A8 से A15, A0 से A7 तक। ये एड्रेस जो मिला वो माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि मेमोरी को, वो माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को फैच करो। तो एक कंट्रोल से बस के थ्रू रीड करेगा, उसको रीड करने के बाद डेटा बस के थ्रू लेकर आएगा। तो डेटा बस के थ्रू डेटा आएगा, कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। तो इस लाइन के ऊपर एड्रेस भी आ सकता है, इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है और डेटा भी आ सकता है, दोनों। वो इसके थ्रू किधर जाएगा, 8 बिट इंटरनल बस के थ्रू जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जानता है कि डेटा आ रहा है कि इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो अभी इस केस में इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो इस रजिस्टर के पास डेटा नहीं जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा, किधर जाएगा, आईआर के पास जाएगा, जो कि एक रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कितने बिट का, 8 बिट का। तो यहाँ पे हुआ इसका फेचिंग कंप्लीट। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, फेचिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा, डिकोडिंग। यानी अब यहाँ पे क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, समझेगा कि उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आया उसको करना क्या है, उसके कोड्स को समझेगा। समझने के बाद वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, ये डायग्राम है, ये ब्लॉक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को पास भेज देगा, जहाँ से वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल उसका एक तरीके से समझिए एक ब्रेन है, जो कि पूरे सर्किट को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है सब जगह, अलग किस किस टाइम पे क्या सिग्नल जाना है, क्या कंट्रोल करना है। तो जब ये पहला इंस्ट्रक्शन क्या साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, फैचिंग हुई, डिकोडिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुआ। जब फैचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा होगा तो पीसी को अपने आप उसके अंदर एक और इंस्ट्रक्शन एड्रेस आ जाना चाहिए। यानी वो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक अगला एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो उस इंक्रीमेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड चैनल दे दिया यहाँ पे INC, दैट इज इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर। तो डिक्रीमेंटर अभी नहीं जान रहे हैं हम लोग, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंक्रीमेंटर, जो मैंने आपको भी यहाँ बताया था कि जब इंस्ट्रक्शन फैच होके डिकोड हो रही होगी, जब फैच होने के बाद डिकोड हो रहा होगा, यहाँ पे तक फैच हुआ, यहाँ पे डिकोड हो रहा होगा, डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग के दौरान या उसके बाद प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन के दौरान करेगा या उसके बाद करेगा। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन और डिकोडिंग के दौरान ही प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, वो इंक्रीमेंट एक शो कर देगा। यानी ये INC क्या करेगा, 1 पहुंचा देगा। इसकी वैल्यू को अगर 2000 थी तो क्या कर देगा, 2001। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2000 वाला एड्रेस जो था, जो इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद डिकोड होकर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, साइड बाय साइड प्रोग्राम काउंटर के पास एक और एड्रेस आ गया होगा। उस एड्रेस का नाम क्या होगा, 2001, जो कि एक 16 बिट का है। तो 2001 एड्रेस आया, अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आया। क्लियर। तो इसको फाइनली अगर कंक्लूड करें, ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है। कैसे, प्रोग्राम काउंटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का एड्रेस मेमोरी से जाता है, वो एड्रेस बस के थ्रू भेजते हैं। एड्रेस बस दो पार्ट में डिवाइड होती है, A8 से A15 और A0 से A7 तक। डी मतलब डेटा के लिए, ए मतलब एड्रेस के लिए। तो ये एड्रेस बस किधर जाता है, मेमोरी के अंदर जाता है। ये एड्रेस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजता है। कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू भेजता है, रीड के थ्रू। तो रीड देखो, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे रीड दिया हुआ है। ये रीड किधर जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। ये सिग्नल मेमोरी के पास जब जाएगा तो मेमोरी से वो सिग्नल को पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन को फिर लेकर आएगा। तो लेकर आएगा किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू। जब वो डेटा बस के थ्रू लेकर आएगा तो डेटा बस में इसी बस के थ्रू आएगा। कौन से डेटा बस की कितनी वैल्यू होगी, 0 से 8 बिट का है। तो 0 से 8 बिट कहाँ से होगा, 0 से 7 वाला, यानी इसी वाले के थ्रू आएगी। तो इस
लाइन के थ्रू इंस्ट्रक्शन भी आ सकती है, डेटा भी आ सकती है। माइक्रो प्रोसेसर जानता है कि इंस्ट्रक्शन ला रहा है कि डेटा ला रहा है। अगर डेटा लाता तो वो रजिस्टर में सेंड कर देता, लेकिन अभी क्या ला रहा है, इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रेवल करता है किसमें, 8 बिट इंटरनल बस डेटा में ट्रेवल करके किधर आता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर में, आईआर के अंदर। आईआर के अंदर जब आता है तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ तक क्या हो गई, फैचिंग हो गई, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए डिकोडिंग करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन फैच होकर आया उसको समझेगा, उसको डिकोड करेगा, उसके ऑप कोड को समझेगा। ऑप कोड को समझने के बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को, कि उसके साथ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है या क्या करना है। इन द मीन टाइम जब ये डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर, जो कि एक डेडिकेटेड पाथ है। यानी पहली इंस्ट्रक्शन एड्रेस जो 2000 था उसके साइड बाय साइड जब ये फैचिंग और डिकोडिंग, जब ये डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो उसके साइड बाय साइड उसका एक और एड्रेस उसके पास इंक्रीमेंट होकर रुक जाएगा 2001 का। जब 2001 ऐसे ही कंप्लीट होगा तो एक अगला इंक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर के पास होगा 2002 एड्रेस अगले इंस्ट्रक्शन का। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 जो इनिशियल मैंने आपको बताया। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा एज सुन एज पॉसिबल फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो कोई भी डाउट हो उसको केयरफुली पढ़िए, समझिए, रटिए नहीं, समझिए। और कोई डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।